हेलो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 14 नेचुरल रिसोर्स का वीडियो लेक्चर है। इस चैप्टर में कुछ बातें बताई जाएंगी जो कि मैं आपको समझा रहा हूँ वन बाय वन। जैसे यहाँ शुरुआत में बताया जाएगा कि जो लाइफ है अर्थ में, पहले तो ये अर्थ के बारे में ये बड़ा इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जो जोन पढ़ाए गए हैं इसमें, जैसे कि जो ट्रॉपिक, ये जो लिथोस्फेयर, आयनोस्फेयर, ये सब जो है, पहले तो बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट को भी आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पे दिए गए हैं बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट जो है, सब कुछ दिया गया है वो है। उसके बाद ये आप याद रखिएगा, हाइड्रोस्फेयर किसको कहते हैं, ये सब मतलब लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, ये सब जोन वगैरह पढ़िएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ब्रीथ ऑफ लेयर एयर, एयर के बारे में यहाँ पर बात चलेगी। वैसे तो ये शुरुआत का टॉपिक फिजिक्स का है, फिजिक्स में काफी हद तक ये कंबाइंड होता है कि जैसे क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह, विंड डायरेक्शन, विंड मूवमेंट, जो लैंड ब्रीज, सी ब्रीज चलती है उसके बारे में बात करेंगे। क्लाइमेट के लिए एटमॉस्फेयर क्या रिस्पॉन्सिबल है। एटमॉस्फेयर एक गैसों का जो ब्लैंकेट जैसा है, तो वो अर्थ के अंदर एक एवरेज टेम्परेचर मेंटेन रखता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली जा रही है यहाँ पे कि अर्थ के अंदर एक एवरेज टेम्परेचर मेंटेन रखता है, ज़्यादा हीट को बाहर निकलने नहीं देता, थोड़ी हीट को अंदर ट्रैप करके रखता है ताकि एक मॉडरेट टेम्परेचर बन सके। बाकी प्लैनेट्स की बात करें, जैसे आप मून की बात करेंगे, तो वहाँ प्लैनेट तो मून नहीं है, लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूँ कि वहां पर क्या होता है मून में कि दिन में 110 डिग्री तक गर्म हो जाता है और रात में -190 तक ठंडा हो जाता है। तो इतने वजह से कोई लाइफ वहां पर पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि इतना ग्रेट वेरिएशन आता है टेम्परेचर का। तो इस वजह से अगर कोई होगा भी तो वो आइसोलेट हो जाता है। उसके बाद ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद एयर की मूवमेंट, जैसे ये एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, इसमें आप समझ लेना मूवमेंट ऑफ विंड, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज आप याद रखना, वही मेन टॉपिक है इसके अंदर का कि दिन में हवा किधर से किधर को चलती है, शाम को लोग समुद्र के किनारे क्यों नहीं जाते हैं, दिन में क्यों जाते हैं समुद्र के किनारे, वो सारी बातें जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद रेन कैसे होती है, प्रेसिपिटेशन कैसे बनता है, वो सब बातें जनरल बातें हैं। कंडेंसेशन यहाँ पे होता है, जैसे दिखाया गया है, कंडेंसेशन होता है। और हीट जब पड़ती है सन की तो पानी बॉईल होता है, यानी वाटर वेपर बनती है और वो ऊपर जाता है। फिर उसके बाद वहाँ से ड्रॉपलेट बड़ी हो जाती है, फिर उसमें डस्ट पार्टिकल वगैरह जैसे स्टिक हो जाते हैं। तो वो करते क्या है कि उसको काले, जैसे आपने काले बादलों का नाम सुना होगा, तो वो उसी वजह से काले बादल कहलाते हैं, क्योंकि उनमें डस्ट के पार्टिकल स्टिक रहते हैं। और वो बारिश उसी वजह से होती है, मतलब न्यूक्लियस के जैसा वहां पर एक्ट करता है वो। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। रेन पैटर्न वगैरह ये सब इंडिया का है, ये सब तो जनरल बातें हैं। एयर पोल्यूशन मैंने स्किप कर दिया। लिचेंस के बारे में आप जानते होंगे, पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं लिचेंस, जहाँ पर ज़्यादा पोल्यूशन होगा वहाँ लिचेंस नहीं होंगे। इसके बाद वाटर वंडर लिक्विड, ये सब बातें तो खैर है। वाटर पॉल्यूशन ये सब छोड़ते चले जा रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है, बाय सन, बाय वाटर, विंड प्रोसेस, ये सारी बातें बहुत जनरल बातें। इधर तो कुछ ज़्यादा बायोलॉजी की वजह से तो ऐसा कुछ है नहीं। मैं सीधे बायोलॉजी से जो इस टॉपिक का रिलेशन है, मैं सीधे उस पर ही पहुँचता हूँ। जैसे वाटर साइकिल, तो ये तो आसान है। मेन टॉपिक अपना है नाइट्रोजन साइकिल, मैं इसके बारे में आराम से बात करूँगा। नाइट्रोजन साइकिल ये सबसे मेन टॉपिक है अपना। नाइट्रोजन जो कंपोनेंट है वो एयर में प्रेजेंट है 70%, 78% के आसपास, जैसा कि यहाँ दिया गया है। पर क्या वो नाइट्रोजन हम डायरेक्ट ले सकते हैं अपने अंदर? अब एक ये सोचना है कि हमें नाइट्रोजन लेना ही क्यों है। तो लेना इसलिए है क्योंकि हमारी बॉडी में जो भी कुछ है, जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, मैनी मॉलिक्यूल एसेंशियल टू लाइफ लाइक प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए एंड सम प्रोटीन, विटामिन्स, ये सब मतलब हमारे सेल्स, हमारी बॉडी को चाहिए। तो इनका कंपोनेंट होता है नाइट्रोजन। प्रोटीन को नाइट्रोजन से बनाया, जैसे नाइट्रोजन का कंपोनेंट डीएनए, डीएनए बनाता है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड वगैरह वो आपको पता होंगे। तो प्रोटीन के ब्रेकडाउन से हम नाइट्रोजन जोड़ते भी हैं ये भी आपको याद रखना है। यानी प्रोटीन हमारी सेल में ब्रेक डाउन होता है, तो प्रोटीन के ब्रेकडाउन से हमारी बॉडी में जो नाइट्रोजनस सब्सटेंस निकलते हैं वो सॉइल में जाते हैं। उस अभी भी मैं साइकिल पढ़ाने वाला हूँ आपको। ये पूरी जो यहाँ से यहाँ तक पैराग्राफ लिखा है ना, ये आपको एक बार रीडिंग करना है।
पर अगर आपने ये साइकिल अगर पढ़ लिया आपने, तो इस साइकिल में भी वही सारी बातें दी गई हैं जो वहां पे मैं आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पे पढ़ लिया, अगर साइकिल ध्यान से समझ ली तो वो आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आराम से पढ़ते हैं। नाइट्रोजन हवा में है, उसको नीचे लाने को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। अब नीचे लाने के पीछे कई सारे फैक्टर काम में आते हैं, जैसे नंबर 1 लाइटनिंग। जब बारिश होती है और लाइटनिंग होती है तो उस जगह बारिश के पानी के साथ में जब लाइटनिंग होती है तो वो क्या होता है कि नाइट्रोजन जो हवा में है वो मिक्स होकर नाइट्रिक एसिड फॉर्म करती है और वो सॉइल में आ जाती है। तो ये था पहला नाइट्रोजन फिक्सेशन का तरीका। और भी कुछ तरीके हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो सीधे सीधे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, उनको बोलते हैं सरफेस बैक्टीरिया। ये बात याद रखना, सरफेस बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ये हो गया। और कुछ लेग्यूमिनस बैक्टीरिया भी होते हैं जो लेग्यूम वाले प्लांट्स में पाए जाते हैं, पल्सेस वगैरह में पाए जाते हैं। तो वो भी नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और सॉइल में मतलब कि प्लांट्स को पहुंचा देते हैं। अब अल्टीमेट ये बताया जा रहा है कि वो प्लांट्स के प्रोटोप्लाज्म के अंदर आ गया। कौन आ गया? नाइट्रोजन आ गया। अब नाइट्रोजन क्या होगा? ये जो प्लांट दिख रहे हैं आपको, इन प्लांट से ये प्लांट क्या होंगे? या देखो नीचे जा रहा है, यहाँ से अमोनिफिकेशन दिखाया जा रहा है। अब इसके अंदर एक बात है, प्लांट्स के पार्ट जैसे पुरानी लीफ, फ्रूट्स के, हमारे घर में जो हम लोग छिलके वगैरह सब्जियों के या जो भी वेस्ट फूड है वो छोड़ते हैं, तो उससे निकलती है अमोनिया। जब हम उसको फेंक देते हैं कहीं पे, जब हम फेंकेंगे उसको तो उससे अमोनिया रिलीज होगी और वो अमोनिया मिट्टी में मिक्स हो जाएगी। जैसे आप लोग डिकम्पोजर या मैन्योर वगैरह नाम सुना होगा आपने, वो सारी चीजें डिकम्पोज करेंगे तो मैन्योर बनेगा और अमोनिया निकलेगी। तो एक अमोनिया निकलने को बोलते हैं अमोनिफिकेशन, यानी उन्हीं प्लांट्स के पार्ट को मिट्टी में डिकम्पोज होना है तो उससे क्या निकलेगी? अमोनिया। ओके। अब अगर इधर से प्लांट देखो, ये इधर एरो दिखाया जा रहा है इस तरफ लेफ्ट साइड में, प्रोटोप्लाज्म यानी एनिमल, यानी हमने खा लिया प्लांट्स के पार्ट्स को, जैसे हमने खाना खाया या दूसरे प्लांट्स को एनिमल्स ने खाया तो उनकी बॉडी में आ गया। अब वो भी एनिमल्स भी अपने बॉडी पार्ट से नाइट्रोजन वाले कंपाउंड जैसे अमोनिया, यूरिया में यूरिन से हमारी बॉडी में जो अमोनिया ब्रेक होती है वो बाहर निकलती है यूरिया बन के। और जो डेड हो जाते हैं हम बॉडी पार्ट्स वगैरह, या बॉडी मतलब मर जाते हैं, ऐसा कुछ ऑर्गेनिज्म मरते हैं तो उनकी बॉडी से जो अमोनिया रिलीज होती है डिकम्पोजिशन के बाद, वो मिट्टी में मिक्स हो जाती है। इस पूरी प्रोसेस को मिट्टी में मिक्स होने का अमोनिफिकेशन कहते हैं। अब ये जो अमोनिया है इसको नाइट्राइट में NO2, इसको नाइट्राइट्स बोलते हैं, याद रखना, NO2 और नाइट्रेट NO3, याद रखना। और अब ये नाइट्रेट क्या होगा कि ये प्लांट के पास वापस आ जाता है। ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है नाइट्राइट से नाइट्रेट को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, ये भी आप याद रखना। या इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, जो कुछ बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट से तो नाइट्रेट बनाते हैं ताकि वो सिंपलर फॉर्म में होके वो किसी के बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाए इस तरीके से। तो ये कन्वर्जन होने के बाद नाइट्रेट बनने के बाद उसको प्लांट वापस ले लेते हैं, जो कि हम जानते हैं वही डिकम्पोजिशन प्रोसेस जो हम अपने घरों में नहीं देखते हैं, जो आजकल कंपोस्ट वगैरह बनाते हैं वो और प्लांट्स में डालते हैं। तो देखो आप ध्यान से कि एक साइकिल के अंदर एक साइकिल और घूम रही है, ये साइकिल। इसीलिए आजकल जैसे कचरे वाला आता है तो बोलता है कि गीला कचरा अलग दो, सूखा कचरा अलग दो। तो गीला कचरा यही साइकिल में रिसाइकिल किया जाएगा। क्यों? अब जैसे मान लीजिए कि जो नाइट्रोजन एयर में से हमने फिक्स कराई, प्लांट्स के अंदर लाई, अब अगर वही नाइट्रोजन वापस चली गई तो क्या होगा? मतलब यहाँ नाइट्रेट तक पहुंचने के बाद वो वापस चली गई तो वही सारी प्रोसेस फिर से रिपीट करनी पड़ेगी। पर इससे बेहतर ये रहेगा कि हम वो नाइट्रेट को प्लांट्स को दे दें और वो प्लांट्स जो उसी नाइट्रोजन को वापस ले लेंगे। तो ये पहले प्रोसेस मैन्योर वगैरह का होता है। और जैसे आप भी याद कर रखिए, जो आपके घरों में जो सीवर का पानी निकल के जाता है और वो कॉरपोरेशन वालों के पास पहुंचता होगा सीवेज सिस्टम से, और वहां पर जब ये पहुंचता है तो जितना भी स्लज है उसमें से वो अलग कर लिया जाता है और उस स्लज को कंपोस्ट बनाया जाता है। ये आपको पता रहना चाहिए।
उस स्लज से कंपोस्ट बनता है और वो बेचा जाता है लोगों को, या खेतों में डाला जाता है, या सब जगह पर भिजवा दिया जाता है, वही है वो। तो ये था साइकिल के अंदर साइकिल का। ये बहुत ही आसान है। यहाँ डीनाइट्रिफिकेशन भी हो सकता है, जैसे सूडोमोनास जैसे बैक्टीरिया है जो यहाँ से इसको बाहर भेज देंगे। यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया का नाम मैं बता देता हूँ, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले, जैसे साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी भी उनको बोलते हैं, जो उनको फिक्स कराने में हेल्प करेंगे। तो ये था डीनाइट्रिफिकेशन, और नाइट्रोजन हवा में वापस पहुंच गई। अब एक और प्रोसेस है, इंडस्ट्रियल मेथड है, जैसे जीएसएफसी का नाम सुना होगा आपने, जो फर्टिलाइजर वगैरह बनाते हैं, तो डायरेक्ट हवा में से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके एटमॉस्फेरिक इंडस्ट्रियल फिक्सेशन करके नाइट्रिफिकेशन करके उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देंगे। एनपीके फर्टिलाइजर का नाम सुना होगा आपने, तो उसमें से हम वो नाइट्रेट को फिर प्लांट्स में डालते हैं, जैसे यूरिया वगैरह उसको बोलते हैं हम लोग, वो एनपीके फर्टिलाइजर ही होता है। तो ये था नाइट्रोजन साइकिल। कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे जरूर कांटेक्ट करिए इस बारे में, और मैं अब आगे बढ़ता हूँ कार्बन साइकिल की तरफ। ये बहुत ही आसान है कार्बन साइकिल। कार्बन घूम रहा है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से हमारे अंदर आता है, प्लांट्स के अंदर जाता है पहले, कार्बन डाइऑक्साइड से प्लांट के अंदर जाएगा, प्लांट से हमारे अंदर आएगा, फिर हम अपनी बॉडी में से कार्बन डाइ फिर से छोड़ देंगे, फिर हवा में जाएगा। तो ये तो देखो कितना आसान था, समझ में आया ना। अब देखो यहाँ से स्टार्ट करो। ऑर्गेनिक कंपाउंड देखे यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ये प्लांट के दिख रहे हैं आपको। इसने हवा में से कार्बन डाइ ले ली, अब वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में यूज करेगा, जैसे कि वो प्रिजर्व हो गया, फॉसिल बन गया तो कोल बन जाएगा, पेट्रोलियम बन जाएगा। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स एनिमल जैसे हमने खा लिया या कोई और एनिमल ने उसको खा लिया, तो उसने अपनी बॉडी में उस कार्बन डाइ का यूज किया। हम सब कुछ, जैसे हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं, जैसे हमारी बॉडी में तो कार्बन है, तो कार्बन हमारी बॉडी में भी रहेगा, कुछ एनिमल्स की भी बॉडी में रहेगा, जैसे शेल बन के रहेगा। शेल शेल जानते होंगे आप, कि उनके ऊपर का जो हार्ड लेयर है वो शेल हो गया। तो ये बात समझ में आ गई आपको। इसके बाद जो आपको ये देखने को मिल रहा है कि रेस्पिरेशन एंड डिकम्पोजिशन, यहाँ से वो वापस चली जाती है। जो भी कार्बन डाई है वो रेस्पिरेशन या डिकम्पोजिशन मतलब डिकम्पोज होके वापस चली जाएगी। जब ऑर्गेनिक सब्सटेंस डिकम्पोज होते हैं, जो हम लोग फेंक देते हैं, पेपर या डिकम्पोजिशन वाली चीजें, या अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था मैन्योर बनाने वाली प्रोसेस में, तो मैन्योर बनाने में साथ साथ में कार्बन डाई भी तो रिलीज होगी, अमोनिया वाले कंपाउंड भी ब्रेक होंगे, तो ये वाले भी कंपाउंड ब्रेक होंगे, दोनों चीजें होंगी, ठीक है ना। अब एक और चीज बता रहा है यहाँ पे, ऑर्गेनिक कंपाउंड ये दिखा रहा है यहाँ पे, ये वापस निकलता है, तो ये भी CO2 ही रात में रिलीज करते हैं प्लांट्स भी। तो ये था ऑक्सीजन कार्बन डाई के लिए। अब देखिए यहाँ पे एक और प्रोसेस दिखाई जा रही है, कार्बोनेट इन वाटर, बाइकार्बोनेट HCO3 कंपाउंड बनता है यहाँ पे, और वो लाइमस्टोन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसको मिल जाती है। तो ये तो था कार्बन साइकिल। ये बहुत ही आसान साइकिल है, बहुत ही आसान। तो अगर आपने नाइट्रोजन साइकिल समझ ली ना, तो ये कार्बन साइकिल तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। चलिए आगे की बात करेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये बहुत ही आसान है। ये तो मैं मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि जब हम अंदर का टेम्परेचर, वही एटमॉस्फेयर की लेयर की वजह से अंदर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ऑक्सीजन साइकिल बहुत ही आसान है। आप एक बात याद रखिए, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों साथ में जोड़ देंगे तो ऑक्सीजन साइकिल बन जाएगी। रेस्पिरेशन क्या होता है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ में ब्रेक करते हैं तो क्या क्या निकलता है उससे, उससे CO2 और H2O निकलता है, याद रखना। तो देखना यहाँ पे, देखना ये ग्लूकोज है, इसको ऑक्सीजन के साथ जोड़ेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन। देखो इससे क्या निकलेगा, CO2 और H2O। अब यहाँ पे रुक जाओ, अब यहाँ पे इस प्रोसेस को ऐसे समझो, CO2 और H2O जुड़ के फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, उससे क्या बनता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो देखो ये घूमता रहेगा घूमता रहेगा। ये एक प्रकार का इंटरलिंक कनेक्शन है जो ऑक्सीजन को रिसाइकिल करता रहेगा। और ये बात बोली भी जाती है कि प्लांट्स हैं और एनिमल है। अगर आपसे ये कहा जाए प्लांट्स और एनिमल, जैसे कि अगर कहा जाए ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जो है वो किन की वजह से है, वो मतलब प्लांट्स की वजह से है, ग्रीन प्लांट्स की वजह से है, लेकिन कार्बन जो एटमॉस्फेयर में है वो एनिमल्स की वजह से है। ये भी आप याद रखना। अगर हम कार्बन डाई नहीं छोड़ेंगे ना तो ये प्लांट्स भी मर जाएंगे सारे के सारे, या डिकम्पोजिशन नहीं होगा। हाँ वैसे तो एक तरीके से देखा जाए, अगर एनिमल का डायरेक्ट ये नहीं है, अब आप बोलोगे जंगल में तो एनिमल वैसे नहीं है, पर हाँ मतलब हमारे जैसे एनिमल तो नहीं है, लेकिन जो एनिमल्स हैं वो तो है ही है ना। तो इस तरीके से अब या तो प्लांट के पार्ट भी डिकम्पोज होते तो उसको भी एनिमल्स ही डिकम्पोज कराएंगे ना, अपने आप डिकम्पोज हो नहीं जाएगा वो। इंसेक्ट कराएंगे, बैक्टीरिया कराएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रोटोजोआ कराएंगे, तो वो एनिमल तो है ही है ना।
तो एनिमल और प्लांट दोनों का रोल है एक दूसरे के लिए, ठीक है। ये तो कोई ज्यादा बड़ा ये बात नहीं है, बहुत ही आसान साइकिल है। CFC वगैरह के बारे में है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं, कई जगह पर अभी हो रहा है धीरे धीरे यहाँ पर, और ओजोन लेयर डिप्लीटिंग जोन बन रहा है यहाँ पे, अंटार्कटिका वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं। इससे क्या होता है कि टेम्परेचर या यूवी रेज अंदर आती हैं, टेम्परेचर बढ़ाती हैं और बहुत दिक्कत होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी बहुत ज्यादा। कुछ और भी फैक्टर्स हैं ग्लोबल वार्मिंग के, जो हम लोग पॉल्यूशन, कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं, बहुत उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है दुनिया पे। बस इतने ही थे, आपको बस ये करना है कि इसके भी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सारे क्वेश्चन। एनसीईआरटी में कहीं पे भी कोई क्वेश्चन दिखे, एक्सरसाइज में दिखे, इंटेक्स क्वेश्चन दिखे, आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। ये आपका होमवर्क है। आप इस वीडियो को देखिए, जहाँ पे समझ में ना आए कोई बात मुझसे पूछिए, एनसीईआरटी पढ़िए, मॉड्यूल पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, इसके लिए यही काफी है। बस इनके क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लें आप लोग, इतना ही मुझे कहना है आपके लिए। थैंक यू।